दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन पीजीबीपी का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे असेसमेंट रूल्स की और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की। मतलब क्या फॉर्मेट होता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कौन कौन सी इनकम को आप चार्ज करते हो पीजीबीपी हेड के अंदर में, कौन से आपके प्रॉफिट्स आपके डीम्ड प्रॉफिट कहलाते हैं, आपका बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करी थी। अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। देखिए उससे क्या होगा कि एक सीक्वेंस से हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर आप बीच बीच से देखोगे तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो। तो फर्स्ट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जा करके उसको देख लो। उसके बाद फिर आप सेकंड वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से ये समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेकंड वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे असेसमेंट रूल की। मतलब जो इनकम आपने पढ़ी थी कि कौन कौन सी इनकम आपकी चार्ज होगी, उनको जब आप असेस कर रहे होगे, उन इनकम्स को जब आप असेस कर रहे होगे तो कौन कौन से रूल्स का आपको ध्यान में रखना है, इसकी बात हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हो, मतलब जो नेट प्रॉफिट आपने निकाला, आपने अकाउंटिंग करी, ठीक है, अकाउंटिंग करने के बाद आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया और आपने नेट प्रॉफिट वहाँ पर निकाल दिया। उसके बाद फिर आप बैलेंस शीट बनाते हो। तो नेट प्रॉफिट जो आपने निकाला है उसमें आपको इनकम टैक्स में जब आप टैक्स को कंप्यूट कर रहे होगे तो वहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मतलब आपको उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि किस चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ों को आपको ऐड करना है, कौन कौन सी चीज़ों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। मतलब कौन से एक्सपेंसेस आप ऐड करोगे, कौन सी इनकम को आप ऐड करोगे, कौन से इनकम्स को आप डिडक्ट करोगे, कौन से डिडक्शन को आप वापस से डिडक्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। एक फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, तो आपको एक पता चल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि आगे हम लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं असेसमेंट रूल्स की। कौन कौन से रूल्स का आपको ध्यान में रखना है जब आप इनकम को असेस कर रहे होगे अंडर दिस पर्टिकुलर हेड। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं, बिजनेस ऑफ प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय द असेसी। तो जो बिजनेस ऑफ प्रोफेशन की इनकम को आप असेस कर रहे हो वो उसको कैरी ऑन कौन कर रहा हो, उसका मालिक कौन हो, उसका मालिक वो असेसी हो जिसकी इनकम को आप असेस करने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मतलब पीजीबीपी हेड के अंदर में जिन इनकम को आप चार्ज कर रहे हो तो वो इनकम उस पर्टिकुलर असेसी की होनी चाहिए। मतलब असेसी उस पर्टिकुलर बिजनेस या फिर प्रोफेशन का ओनर होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं, सेकंड पॉइंट में बोले हैं टैक्स इज चार्जेबल ऑन द एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट इनकम फ्रॉम ऑल द बिजनेस और प्रोफेशंस कैरीड ऑन बाय एन असेसी। मतलब टैक्स जब हम चार्ज कर रहे होंगे तो टैक्स चार्ज करते समय मान लीजिए कि आपके 3 बिजनेस हैं, एक बिजनेस 1 हो गया, उसके बाद बिजनेस 2 हो गया और बिजनेस 3 हो गया। तो ये तीनों बिजनेस की जो इनकम है इनको हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब एग्रीगेट इनका लेंगे, इनका सम जो है उस पर हम लोग टैक्स चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिजनेस 1 पे आप अलग टैक्स चार्ज करो, बिजनेस 2 पे आप अलग टैक्स चार्ज करो और बिजनेस 3 पे आप अलग टैक्स चार्ज करो। तो हम एग्रीगेट लेकर के उन सबका एक साथ में यहाँ पर टैक्स चार्ज करते हैं और एक ही साथ फिर हम उस पर टैक्स पे करते हैं। तो ये हो गया सेकंड रूल। इसके बाद थर्ड पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, थर्ड रूल हमारा कहता है प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस आर केप्ट सेपरेट। स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप स्पेकुलेट करके प्रॉफिट्स को अर्न कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक उसका एग्जांपल देता आलू का, कि अगर मान लीजिए मैंने किसी अपने सप्लायर को फ़ोन किया और मैंने कहा कि मुझे आलू खरीदना है और 100 रुपये का रेट वहाँ पर चल रहा था, तो 100 रुपये का मैंने खरीद लिया। मैंने उसको कहा कि डिलीवरी मुझे अभी मत दो, इसका मैं पेमेंट भी आपको तो एक दिन बाद करूँगा। नेक्स्ट डे मुझे पता था कि उसका रेट बढ़ने वाला है, ठीक है, 100 रुपये में मैंने उसको खरीद लिया। मैंने कहा कि मुझे खरीदना है 100 रुपये में, और अगले दिन मैंने कहा था कि मैं पेमेंट करूँगा और डिलीवरीज की ले लूँगा। मुझे पता था कि अगले दिन रेट बढ़ने वाला और 120 रुपये अगले दिन हो गया, जैसा कि मुझे लगा था, मैंने स्पेकुलेट किया था, उसका रेट अगले दिन बढ़ गया। तो अब ये क्या होगा कि मैंने जिसको मान लीजिए अपना बायर एक पहले से रेडी करके रखा हुआ था, तो मैंने क्या किया, उस बायर को कहा कि तुम इस सप्लायर के पास में चले जाओ और इससे अपना जो भी आलू का है वो वहाँ से पिक कर लो। तो ये जो सप्लायर, ये जो बायर था मेरा, ठीक है, इस बायर ने मुझे 120 रुपये दिए और मैंने ये 120 रुपये में से 100 रुपये इसको पे कर दिया और इसने आलू किसको दे दिया, उस बायर को मेरे दे दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्चुअल में डिलीवरी ली भी नहीं, मैंने स्पेकुलेट करके ही 20 रुपये कमा ली। मतलब मेरी जेब से कुछ नहीं गया, मुझे बायर ने 120 रुपये दिए और ये 120 रुपये मैंने सप्लायर में, मतलब ये 120 रुपये में से 100 रुपये मैंने सप्लायर को दे दिए और ये सप्लायर ने क्या किया, इस बायर को आलू यहाँ पर दे दिया। तो मैंने बैठे बैठे स्पेकुलेट करके 20 रुपये यहाँ पर कमा लिए। इसी तरीके से क्या होता है कि उसमें कैपिटल मार्केट में भी चलता है। आप सिक्योरिटीज़ जब खरीदो तो आप एक स्पेकुलेट करके चलते हो कि वो सिक्योरिटीज़ या तो बढ़ जाएंगी रेट या तो फिर कम हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने आज खरीदा 100 रुपये में उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को, आपको ये पता है कि 2 महीने बाद उसका रेट हो जाएगा 150 रुपये। तो यह क्या कर रहे हो आप, स्पेकुलेट कर रहे हो। या फिर मान लीजिए कि आपने 150 रुपये में खरीदा, आपको पता था कि इसका रेट गिरने वाला है, तो आपने क्या किया, इसको पहले बेच दिया और बाद में आपने इसको परचेज कर लिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रेडिंग में बोल देते हैं शॉर्ट करना, ठीक है। तो आपने 150 में इसको सेल कर दिया, पहले सेल कर दिया और बाद में आपने इसको 100 रुपये में खरीद लिया। तो ये क्या होता है, ये ट्रेडिंग में
हम लोग स्पेकुलेट करते हैं, तो जो भी स्पेकुलेशन बिजनेस से आपका प्रॉफिट हो रहा है वो आप अलग रखोगे अपने बाकी बिजनेस से। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस दो तरीके के होते हैं नॉर्मली, एक आपका ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का हो जाता है, एक आपका स्पेकुलेशन का हो जाता है। तो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का जो आपका वो है प्रॉफिट है वो आप अलग रखोगे और स्पेकुलेशन का आप अलग रखोगे, ठीक है। ये नहीं कि आप उसका एग्रीगेट ले लो, क्योंकि अभी हमने बात किया था कि एग्रीगेट इनकम पे होगा, तो इन दोनों प्रॉफिट को आप मर्ज यहाँ पर नहीं करोगे, ठीक है। स्पेकुलेशन का अलग आप निकालोगे और ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीगेट आप अलग निकालोगे। इसके बाद फोर्थ रूल देखिए क्या बोल रहा है, द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन इज कैरीड ऑन बाय एन एसएससी फॉर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो एसएससी ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे साल उसको यहाँ पर बिजनेस को कैरी ऑन करना है, अगर वो बिजनेस जो प्रीवियस ईयर है उसके किसी भी महीने में या किसी भी दिन पे अगर वो बिजनेस को कैरी ऑन करता है या फिर प्रोफेशन को अपने कैरी ऑन करता है, तो वो भी उसका क्या हो जाएगा, उससे जो भी इनकम उसको हुई है वो पीजीबीपी हेड के अंदर में यहाँ पर चार्ज हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपका सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं कि जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो वो लगातार करो या फिर आप परमानेंट उसको करते रहो, ठीक है। कंटिन्यूटी की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। तो अगर साल के प्रीवियस ईयर के किसी भी महीने में किसी भी दिन पे अगर बिजनेस हुआ है तो वो भी इसी पर्टिकुलर पीजीबीपी हेड के अंदर में उसकी इनकम चार्ज होगी। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट अगर आप देखें, फिफ्थ रूल हम लोगों का क्या बोलता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन असेट ऑन वाइंडिंग अप ऑफ अ बिजनेस आर नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस प्रॉफिट बट एज अ कैपिटल गेन। अगर मान लीजिए कि आप अपने बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हो, ठीक है, वाइंड अप करते टाइम पे आपने अपने असेट्स को सेल ऑफ अगर किया, तो वो जो असेट आप सेल कर रहे हो उस पर जो भी इनकम आपको हो रही है वो आपकी बिजनेस इनकम ना होकर के वो आपका क्या है, कैपिटल गेन है। तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड के अंदर में आपका चार्ज होगा, ना कि पीजीबीपी के अंदर में, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट अगर आप देखें तो सिक्स्थ रूल आपका बोलता है नो टैक्स इज पेबल ऑन एंटीसिपेटेड और नोशनल प्रॉफिट्स। अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि आपको प्रॉफिट होगा, जैसे अभी हम लोगों ने स्पेकुलेशन बिजनेस की बात करी, तो आपको लग रहा है कि आपको आपका जो उसका आलू का प्राइस है वो बढ़ जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो जब तक आपको प्रॉफिट नहीं हो जाता है, स्पेकुलेशन बिजनेस में भी अगर आपको जब तक प्रॉफिट नहीं हो जाता है तब तक आपको उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब आप अपना एंटीसिपेटेड प्रॉफिट पे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको प्रॉफिट होने वाला है, उस पर आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको एक्चुअल में प्रॉफिट हो जाए तब आप उस पर टैक्स दो, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ रूल की बात करें तो ये क्या बोलता है, एक्सपेंसेस ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन। तो अगर आपने कोई एक आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन किया है पूरे साल में, तो उसका जो भी एक्सपेंस है वो एक्सपेंस आप उसी आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन से यहाँ पर लेस करके अपना प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस है वो आप कंप्यूट यहाँ पे करोगे। इसके बाद एट्थ पॉइंट में देखें तो एट्थ रूल क्या बोल रहा है, टैक्स इज पेबल ऑन द इनकम ऑफ एवरी बिजनेस और प्रोफेशन वेदर लीगल और इलीगल। तो अगर आप मान लीजिए कि कट्टा बना करके बेचने का काम करते हो, इलीगल बिजनेस है, ठीक है, मतलब आपके पास में उसका राइट नहीं है, तो अगर आप इलीगल बिजनेस कर रहे हो तो भी आपको उस पर टैक्स वहाँ पर पे करना पड़ेगा पीजीबीपी हेड के अंदर में। लेकिन यहाँ पर आपको अलग से फाइन और पेनल्टी वो सब लगेगी, वो अलग चीज़ है, हो सकता है जेल भी आपको हो जाए इलीगल बिजनेस चलाने के लिए। तो बिजनेस चाहे आपका लीगल हो चाहे आपका इलीगल हो, टैक्स तो आपको उस पर देना ही पड़ेगा। अगर इलीगल है तो बाद में आपको जेल भी हो सकती है, फाइन पेनल्टी वो सब अलग चीज़ें, वो भी आपको देनी पड़ सकती है, लेकिन टैक्स आपको उस पर भी देना पड़ेगा। इसके बाद अगर नाइन्थ रूल की बात करें तो नाइन्थ रूल देखिए क्या बोला है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की यहाँ पर बात की जा रही है, जो आपका बिजनेस सेटअप होने के पहले जो भी खर्चे होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, दीज एक्सपेंसेस, ठीक है, दीज एक्सपेंसेस आर नॉट एडमिसेबल, मतलब ये एक्सपेंसेस आप डिडक्ट यहाँ पर नहीं कर सकते हो। लेकिन इन द केस ऑफ अ कंपनी, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी कंपनी है, ठीक है, कोई और अगर बिजनेस है, फर्म है या फिर कोई भी है, तो उसके केस में एडमिसेबल आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर इनकॉर्पोरेशन आर नॉट अलाउएबल। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई और बिजनेस है तो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो आपके अलाउ नहीं होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी कंपनी है तो कंपनी में इनकॉर्पोरेशन के पहले के जितने भी एक्सपेंसेस आपके हैं वो तो आपके अलाउ नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने इनकॉर्पोरेट आपकी कंपनी हो गई, उसके बाद आपने बिजनेस कमेंस जब करने जा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए कि आपका एक पॉइंट पे महीने के इनकॉर्पोरेट हो गई, मतलब यहाँ पर एक तरीके से आप कह दो रजिस्टर हो गई। अब ज़रूरी नहीं कि जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी दिन से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दो, हो सकता है आप अपने बिजनेस को 2 महीने बाद स्टार्ट करो। तो ये 2 महीने का जो टाइम आपका है, ये इसमें जो भी बीच में खर्च होंगे, मतलब इनकॉर्पोरेशन से लेकर के आपके बिजनेस को कमेंस करने से, मतलब जब आप बिजनेस को एक्चुअल में करना स्टार्ट कर रहे हो तो उसके जितने भी बीच के खर्च होंगे ये आपके अलाउड हो जाएंगे। लेकिन इनकॉर्पोरेशन के पहले के जितने भी खर्चे हैं वो आपके यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे। इसके बाद क्या बोले, हाउएवर स्पेसिफाइड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस incurred by an Indian company or any other resident person allowed under section 35D, ठीक है, सेक्शन 35D हम लोगों का वही डिडक्शन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं
उनके बारे में बताया गया, मतलब उनके स्पेसिफाई कर रखा है। तो जो स्पेसिफाइड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं तो वो यहाँ पर अलाउड होंगे, वो चाहे इनकॉर्पोरेशन के पहले हो चाहे वो कमेंसमेंट के पहले हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये सिर्फ किसको अलाउड होंगे? इंडियन कंपनी को और किसी रेजिडेंट पर्सन को, ठीक है। रेजिडेंट पर्सन अगर इंडिया का है या फिर इंडियन कंपनी है तो उनको यहाँ पर स्पेसिफाइड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन अलाउड होगा, वो चाहे इनकॉर्पोरेशन के पहले का हो चाहे इनकॉर्पोरेशन के बाद का हो। लेकिन और अगर कोई कंपनी है तो उसको सिर्फ इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट के बीच का जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर अलाउड होगा। इनकॉर्पोरेशन के पहले के जितने भी एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे। इसके बाद देखिए 10th रूल क्या बोल रहा है हमसे, डिडक्टेबल बिजनेस लॉसेज। तो डिडक्टेबल बिजनेस लॉसेज का मतलब ये होता है कि कोई भी आपको अगर बिजनेस लॉस हो रहा है जो कि रेवेन्यू नेचर का यहाँ पर है, ठीक है। रेवेन्यू और कैपिटल का मैंने डिस्टिंक्शन आपको पिछले वीडियो में बताया था। रेवेन्यू मतलब कि आप नॉर्मल अपना जो बिजनेस रन कर रहे हो उसमें आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है, वो आपका बिजनेस प्रॉफिट या बिजनेस लॉस में एक तरीके से आ जाता है। यहाँ पर कैपिटल लॉस की बात तब होती है जब मान लीजिए कोई मशीन आपने लगाई हुई थी, आपके पास कोई कैपिटल एसेट था, उसको आपने अगर यहाँ पर सेल कर दिया, आपका वो पर्टिकुलर बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, आपने उस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट को यहाँ पर सेल किया और उससे आपको मान लीजिए कि कोई लॉस हो गया तो वो आपका कहलाता है कैपिटल लॉस। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो जाता है तो वो आपका कहलाता है कैपिटल गेन। तो यहाँ पर जो भी कैपिटल लॉस आपका हो रहा है, ठीक है, वो आपका बिजनेस लॉस में यहाँ पर कवर नहीं होगा, मतलब उसको आप डिडक्ट यहाँ पर बिजनेस की इनकम से नहीं कर सकते हो। जो भी बिजनेस का रेवेन्यू लॉस आपका है वो आप आराम से एक बिजनेस की इनकम से डिडक्ट करो, उसका आप डिडक्ट यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर कोई कैपिटल लॉस आपको हो रहा है तो वो कैपिटल लॉस आपका कैपिटल गेन हेड के अंदर में जाएगा और किसी कैपिटल गेन से ही वो सेट ऑफ यहाँ पर हो सकता है। लेकिन बिजनेस के ये पीजीबीपी के अंदर में वो चीज़ नहीं आएगी। तो डिडक्टेबल बिजनेस लॉसेज में बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी आपको रेवेन्यू लॉस अगर हो रहा है बिजनेस की एक्टिविटीज से तो वो आप यहाँ पर उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसके बाद 11th पॉइंट देखिए क्या बोले, सम्स प्रीवियसली अलाउड एज अ डिडक्शन आर टैक्सेबल इफ रिकवर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सपोज आपने 2011 में कोई डिडक्शन यहाँ पर क्लेम किया था, उसके बाद 2014 में आपको उस डिडक्शन की रिकवरी मिल गई। मान लीजिए कि कोई लॉस आपने यहाँ पर उसमें डिडक्शन इसका क्लेम किया था, उसके बाद 2014 में आपको उसका रिकवरी मिल गई, वो लॉस आपका रिकवर हो गया। तो जिस ईयर में आपको रिकवरी मिली है उस पर्टिकुलर ईयर की इसमें इनकम है, ये वाली जो ये वाला सम है आपको ये रिकवरी मिली है वो आपकी चार्ज हो जाएगी, मतलब उस पर आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा 2014 की इनकम में। इसके बाद 12th पॉइंट में देखिए क्या बोले, धर्मदा कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स इज नॉट अ ट्रेडिंग रिसिट एंड हेंस नॉट लायबल। तो धर्मदा का मतलब क्या होता है, एक तरीके की चैरिटी होती है। जैसे कि मान लीजिए कभी आप स्टोर में जाए किसी बिजनेस के तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि वो लोग एक डब्बा रख देते हैं, ठीक है, कि आप उसमें अगर कोई पैसा आपका छोटे पैसे बचे तो आप उसमें डोनेट कर दो अगर आप चाहो, आपका मन हो तो जो भी आप डोनेशन देते हो वहाँ पर, जो भी पैसा आप वहाँ पर बिजनेस को देते हो तो वो क्या होता है कि वो पैसा उस पर्टिकुलर एनजीओ या फिर उस पर्टिकुलर संस्था को वहाँ पर चला जाता है। वो जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ है वो बिजनेस की इनकम यहाँ पर नहीं होता है। तो इसीलिए जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है वो ट्रेडिंग रिसिट बिजनेस की नहीं होता है, इसीलिए उस पर टैक्स यहाँ पर नहीं पड़ता है। इसके बाद 13 पॉइंट देखिए क्या बोला है, द अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन earned by the assessee on shares subscribed by the public is assessable as business income, whereas the underwriting commission on shares subscribed by the underwriter himself reduces the cost of shares and it is not taxable। कहने का मतलब देखिए ये है यहाँ पे कि कंपनी ने यहाँ पर शेयर्स को इशू किया, ठीक है, शेयर्स को कंपनी ने इशू किया और इसको आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने अंडरराइटिंग कमीशन उस कंपनी से चार्ज करी थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये शेयर्स दो तरीके से सब्सक्राइब हुए, एक तो देखिए पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, एक मान लीजिए कि आपकी कंपनी ने यहाँ पर खुद सब्सक्राइब कर लिए। तो जो शेयर्स यहाँ पर कंपनी सब्सक्राइब करी है उन शेयर्स पे जो कमीशन आपने अंडरराइटिंग कमीशन चार्ज किया है वो आपकी बिजनेस इनकम होगा। लेकिन जो शेयर्स आपकी कंपनी ने खुद यहाँ पर या फिर आपके बिजनेस से खुद यहाँ पर परचेज कर लिए उन शेयर्स पे जो भी अंडरराइटिंग कमीशन आपने चार्ज किया हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो आपके शेयर्स के प्राइस से डिडक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये के शेयर्स यहाँ पर खरीद लिए थे, सब्सक्राइब कर लिया था और 1,000 रुपये आपने यहाँ पर अंडरराइटिंग कमीशन इस पर्टिकुलर लॉट में यहाँ पर चार्ज किया था। तो 10,000 माइनस 1,000 हम लोग करेंगे और यहाँ पर 9,000 इस शेयर की प्राइस आपकी हो जाएगी। ये जो 1,000 है ये आपका बिजनेस इनकम में नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, मान लीजिए आपने इस पर 2,000 का कमीशन चार्ज किया था तो ये 2,000 का कमीशन आपका बिजनेस इनकम में जाएगा, लेकिन ये 1,000 जो आपने चार्ज किया जो अपने लॉट पे आपने चार्ज किया है वो आपका बिजनेस इनकम में असेस नहीं होगा। इसके बाद 14th रूल देखिए क्या बोल रहा है, जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है, टू बी केप्ट इन व्यू वाइल डिटरमाइनिंग द रियल प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो जब भी आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कंप्यूट कर रहे हो तो आपको वहाँ पर जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल्स को ध्यान में हमेशा रखना है। अब ये जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल क्या होते हैं, देखिए जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल वो छोटा सा टॉपिक है। फर्स्ट पॉइंट इसका देखिए क्या बोला है, प्रॉफिट शुड बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द मेथड
ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द असेसी। तो जो भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हो तो लीफो फीफो ये सारे मेथड होते हैं हम लोगों के पास में, तो आप नॉर्मली लीफो मेथड यूज़ करते हो यहाँ पे, तो ये आप यूज़ करो। या फिर डेप्रिसिएशन अगर आप चार्ज करो तो WDV या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड आपके पास में होता है, तो अगर आप नॉर्मली रेगुलर बेसिस पे WDV को अप्लाई करते हो, तो जो भी मेथड आप रेगुलरली इंप्लॉय कर रहे हो उसी मेथड से आपको यहाँ पर प्रॉफिट को अपने कंप्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, ओनली दोज एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर अलाउड एज अ डिडक्शन विच आर इनकर्ड और सस्टेन्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो अगर मान लीजिए कि आपका प्रीवियस ईयर यहाँ पर चल रहा था 2020 से लेकर के 21 का, तो इस प्रीवियस ईयर में आपने जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेज आपने इनकर किए या सस्टेन किए वही आपके यहाँ पर डिडक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका प्रीवियस ईयर 2018 और 19 का कोई लॉस था उठा करके आप इसमें यहाँ पर उसको डिडक्ट करके उसका डिडक्शन क्लेम करके मजा करो, तो ये चीज़ नहीं होगी। तो 20 और 21 का जो आपका है सिर्फ इसी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जितने भी एक्सपेंसेस आपने किए या फिर लॉसेज आपने सस्टेन किए वो आपके डिडक्ट होंगे, किसी और प्रीवियस ईयर का आप इसमें नहीं घुसाओगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए क्या बोला है, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस शुड बी इंसिडेंटल टू द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो जो भी लॉस या फिर एक्सपेंस आपका हो रहा है वो इंसिडेंटल होना चाहिए बिजनेस के ऑपरेशन से। मतलब इंसिडेंटल का मतलब आप एक तरीके से ऐसा समझिए कि वो बिजनेस में नॉर्मली हो सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स निकल करके वो लॉस या एक्सपेंस हमको हो गया हो, वो नॉर्मली बिजनेस में हो ही जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब एक तरीके से आप समझिए फ्रॉड। फ्रॉड बाय एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस इज अ लॉस इंसिडेंटल टू द बिजनेस। या फिर मान लीजिए कि कोई बैंक एम्प्लॉय है, ठीक है, अब बैंक एम्प्लॉय है तो वहाँ पर क्या होगा, वो फ्रॉड कर लेते हैं कई बार कैश का, तो वो कैश लेकर के अगर भाग गया तो ये भी क्या होता है, इंसिडेंटल होता है। मतलब अगर सामने किसी के पैसा रखा हुआ है और अगर वो पैसे को लेकर के भाग जाता है तो नॉर्मली बैंक में जो डकैती वगैरह पड़ती है वो क्या होती है, इंसिडेंटल होती है। मतलब नॉर्मली हो सकती है, वैसा नहीं कि होनी चाहिए लेकिन हो सकती है, वहाँ पे चांसेस वहाँ पर उसके चोरी के रहते हैं। तो इस तरीके का कोई भी लॉस या एक्सपेंस अगर हो रहा है बिजनेस को तो वो इंसिडेंटल टू द ऑपरेशन माना जाएगा और उसका वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद फोर्थ रूल, अगर ये फोर्थ प्रिंसिपल अगर आप देखें तो इसमें बोला है ओनली द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द बिजनेस ऑफ द असेसी आर अलाउड एज अ डिडक्शन। तो कोई भी एक्सपेंस जो आप डिडक्ट करने के लिए मांग रहे हो, वहाँ पर डिडक्शन उसका क्लेम करने के लिए मांग रहे हो, वो आपका बिजनेस से ही रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सनल यहाँ पर एक्सपेंस हैं, जब मान लीजिए कि आपने बच्चे की अपने फीस दी थी, उस फीस को आप एज अ डिडक्शन क्लेम करो अपने बिजनेस में, ऐसा नहीं होगा। आपका बिजनेस से ही रिलेटेड वो एक्सपेंस होना चाहिए, तभी वो आप उसका डिडक्शन क्लेम यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में अगर आप देखें तो बोल रहा है इफ अ बिजनेस हैज डिसकंटिन्यूड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर its expenses cannot be allowed as a deduction against the income of any other running business of the assessee। सपोज यहाँ पर 2020 और 21 ये एक प्रीवियस ईयर हम लोगों का चल रहा था, ठीक है। इस प्रीवियस ईयर में आपने अपना बिजनेस कोई रन करे थे। अब आपका नेक्स्ट प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2021 से लेकर के 22। आपके मान लीजिए दो बिजनेस थे, एक B1 था और एक B2 था। तो क्या हुआ कि जब आप 20-21 से लेकर के 21-22 में एंटर करने जा रहे थे, उसके पहले आपने क्या किया, अपने इस बिजनेस को यहाँ पर बंद कर दिया। कुछ एक्सपेंसेस के यहाँ पर बचे हुए थे, कुछ एक्सपेंसेस के यहाँ पर बचे हुए थे जो आपने डायरेक्ट यहाँ पर नहीं किए थे। तो जब आप 21-22 में एंटर करोगे तो 21-22 में एंटर करने के साथ में आपके पास में सिर्फ कौन सा बिजनेस बचा है, B2 वाला बचा है। B1 तो आपने सेल कर दिया था अपना, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया था। तो जो भी आपका B1 के एक्सपेंसेस होंगे उनको आप B2 में उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। यही चीज़ यहाँ पर ये बोल रहे हैं इफ द बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर मान लीजिए कि ये प्रीवियस ईयर यहाँ पर कमेंस हो जाता और उसके बाद आप इसको बंद करते B1 को, तब फिर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने के पहले ही उसको बंद कर दिया है तो फिर आप उसके जितने भी डिडक्शन है वो किसी और बिजनेस की इनकम में उठा करके डिडक्ट आप नहीं करोगे, वो आपको अलाउड नहीं होगा। इसके बाद अगर आप सिक्स्थ प्रिंसिपल देखें तो ये बोल रहे हैं देयर आर सम एसेंशियल एक्सपेंसेस दो नाइदर एक्सप्रेसली अलाउड नॉर डिसअलाउड बट आर डिडक्टेबल व्हाइल कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल प्रोवाइडेड दैट दीज आर नॉट एक्सपेंसेज और लॉसेज ऑफ अ कैपिटल नेचर और पर्सनल नेचर। तो कुछ ऐसे लॉसेज होते हैं जो कि ना तो देखिए एक्सप्रेसली अलाउड होते हैं, मतलब उसमें लॉ में डायरेक्टली उनको बोला नहीं गया कि वो अलाउड ही हैं या फिर वो डिसअलाउड ही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जब प्रॉफिट बिजनेस का निकाल रहे होते हैं तो हम लोग जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल की वजह से उनको डिडक्ट करते हैं। लेकिन ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस या लॉसेज आपके हैं वो कैपिटल नेचर के नहीं होने चाहिए, ना ही आपके पर्सनल नेचर के होने चाहिए। पर्सनल नेचर का एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया था कि बच्चे की फीस मान लीजिए आपने अगर दिया है तो ये आपका पर्सनल खर्चा है, तो पर्सनल खर्चे को कभी भी आप बिजनेस में नहीं ले जा करके डिडक्ट करते हो यहाँ पे।
इसके बाद 7th प्रिंसिपल अगर आप देखें तो ये बोल रहा है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ कमर्शियल एक्सपीडियंसी इज अलाउड एज अ डिडक्शन। तो कोई भी तरीके का एक्सपेंडिचर अगर आपने किया है कमर्शियल एक्सपीडियंसी को ध्यान में रखते हुए तो वो आपका अलाउड हो जाएगा एज अ डिडक्शन। अब कमर्शियल एक्सपीडियंसी का मतलब आप बस ऐसे समझ लीजिए कि आपने अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए उस खर्चे को किया है, मतलब ना वो एक्सप्रेसली अलाउड था ना डिसअलाउड था, लेकिन आपने अपने बिजनेस को मान लीजिए बचाने के लिए किया हो या फिर किसी भी और रीजन की वजह से आपने किया हो, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कर रहे हो तो वो आपका यहाँ पर अलाउड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप 8th प्रिंसिपल देखें तो ये बोल रहा है डिडक्शन कैन बी मेड फ्रॉम द बिजनेस ऑफ दैट बिजनेस ओनली फॉर विच एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। द एक्सपेंसेस ऑफ वन बिजनेस कैन नॉट बी चार्ज अगेंस्ट द इनकम ऑफ एनी अदर बिजनेस। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था बिजनेस B1 और बिजनेस B2। तो बिजनेस B1 के जितने भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं यहाँ पर, ठीक है, बिजनेस B1 में आपने कोई एक्सपेंसेस किए होंगे, इसी का आप डिडक्शन यहाँ पर क्लेम करने के लिए कर रहे हो। लेकिन इन बिजनेस के जो B1 के एक्सपेंसेस हैं उनका डिडक्शन आप B2 की इनकम से ले ला करके एडजस्ट नहीं कर सकते हो। बिजनेस के लॉसेस कर सकते हो, मतलब जो बिजनेस 1 का लॉस है उसको आप यहाँ पर सेट ऑफ कर सकते हो, तो सेट ऑफ वाली चीज़ अलग होती है, डिडक्शन क्लेम करना अलग होता है। तो बिजनेस B1 का अगर कोई लॉस आपका है तो उसको आप B2 के इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर कोई डिडक्शन आपको क्लेम करना है किसी एक्सपेंडिचर के लिए जो कि आपने कहाँ किया था B1 में किया था, तो उसका डिडक्शन आप B2 की इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ एडजस्ट होगा, B1 की इनकम से ही यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद लास्ट में लोग बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था उसके थ्रू जो आपने नेट प्रॉफिट निकाला तो वो इनकम टैक्स के हिसाब से सही नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोले हैं, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द असेसी इज नॉट फ्रॉम द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू एज सेवरल एक्सपेंसेस आर चार्ज टू इट विच आर होली और पार्शली इनएडमिसेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब आपने मान लीजिए कि कोई एक्सपेंस या फिर कोई इनकम वहाँ पर चार्ज की थी जो कि इनएडमिसेबल थी, मतलब इनकम टैक्स आपको अलाउ नहीं कर रहा था उनको चार्ज करने के लिए, लेकिन फिर भी आपने उसको उठा करके चार्ज कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे अपने नेट प्रॉफिट में। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सम एडमिसेबल एक्सपेंसेस आर ओमिटेड फ्रॉम इट। कुछ एडमिसेबल एक्सपेंसेस जो आपके इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउड थे लेकिन आपने उनको अपने अकाउंटिंग में जब आप बना रहे थे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे थे तो आपने उसको वहाँ पर चार्ज नहीं किया। उसके बाद सम टैक्सेबल इनकम आर नॉट क्रेडिटेड। इनकम टैक्स के हिसाब से कुछ इनकम आपको वहाँ पर क्रेडिट करनी चाहिए थी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन आपने उसको क्रेडिट नहीं किया वहाँ पे। या फिर सम सच आर क्रेडिटेड विच आर आइदर नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और आर नॉट टैक्सेबल एट ऑल। जैसे कि अगर आप मान लीजिए जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना बनाते हो, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर आप एक्सपेंस लिखते हो, यहाँ पर आप अपनी इनकम डालते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई इंटरेस्ट आपको मिला है ऑन सिक्योरिटीज़, तो मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ तभी आपका बिजनेस इनकम में आता है जब आपका बिजनेस ही इंटरेस्ट कमाने का हो। लेकिन अगर आपका मान लीजिए बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है और आप इंटरेस्ट यहाँ पर सिक्योरिटीज़ पे रिसीव करो तो वो आपका अदर सोर्सेज में चला जाता है। तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से तो ठीक है कि आपने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ ऐड कर दिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जब आप इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे यहाँ पर तो वो आपका प्रॉफिट एंड गेन में टैक्सेबल नहीं होगा, वो आपका कहाँ टैक्सेबल होता है, अदर सोर्सेज में जाकर के टैक्सेबल होगा। तो आपको इस इनकम को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा ताकि आप ये देख पाओ कि आपका कितना प्रॉफिट एज पर ये प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आपके हेड के हिसाब से हो रहा है। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर करनी पड़ती है, मतलब कुछ चीज़ें शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो कुछ चीज़ें आपको प्लस करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर माइनस करनी पड़ेंगी। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ बोली है, हेंस दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज गॉट टू बी एडजस्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू सो दैट द प्रॉफिट टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन इज डिटरमाइंड करेक्टली। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जो भी प्रॉफिट आपने अपने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला था उस प्रॉफिट को आप यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद आपको इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको इसमें से लेस करनी पड़ेंगी। ऐड करने में सबसे पहला देखिए क्या बोला है, एक्सपेंसेस और लॉसेज डिसअलाउड बट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस थे जो कि इनकम टैक्स ने आपको डिसअलाउ किए थे, मतलब इनकम टैक्स आपको अलाउ नहीं कर रहा था उनको माइनस करने के लिए, लेकिन फिर भी आपने जब अकाउंटिंग करी तो आपने उसको लेस कर दिया। तो अगर आपने उसको लेस कर दिया है तो आप उसको रिवर्स करो, रिवर्स करने के लिए आप क्या करोगे, उसको वापस ऐड बैक कर दो, सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में देखिए क्या है, इनकम टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बट आर नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब अपना बनाते हो तो यहाँ पर एक्सपेंस डालते हो, यहाँ पर आप इनकम डालते हो। तो यहाँ पर क्या करते हो, इनकम में मान लीजिए कि कोई ऐसी इनकम थी जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बिजनेस इनकम थी और वो आपको क्रेडिट होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसको नहीं डाला उसमें, ठीक है। जब आप अकाउंटिंग करें तो आपने उसको क्रेडिट नहीं किया उसमें, तो क्या करना है, क्रेडिट कर दो, मतलब कि क्या करोगे, ऐड कर दो। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, एक्सपेंसेस
इन एक्सेस ऑफ द अलाउड अमाउंट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सपोज यहाँ पर आपने अकाउंटिंग में 10,000 का डिडक्शन क्लेम किया था किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए, लेकिन इनकम टैक्स सिर्फ आपको अलाउ करता है 6,000 करने को अलाउ, मतलब आपने 10,000 माइनस कर दिया और आपको अलाउ था सिर्फ 6,000 माइनस करना। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 4,000 जो आपने एक्सेस यहाँ पर अलाउ करके रखा हुआ है उसको वापस ऐड बैक कर दो। मतलब 10,000 आपने डिडक्ट किया, आपको अलाउड था सिर्फ 6,000 डिडक्ट करना, तो अब आप क्या करोगे, जो 4,000 आपने एक्सेस यहाँ पर डिडक्ट किया हुआ है उसको आप वापस से ऐड बैक कर दो। उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट में अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो आपकी क्या करता है, इनकम के साइड में आपकी इनकम को इंक्रीज करता है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगा कि अंडर वैल्यूएशन क्या है, ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक का क्या है, तो ये एक ही बार में आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक एक तरीके से आपकी इनकम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये अगर अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू होगा तो आपकी इनकम पे यहाँ पर असर आएगा। ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो एक तरीके से आपके एक्सपेंस यहाँ पर रिलेटेड होता है, तो इसमें अगर कोई भी चेंजेस होगा ओपनिंग स्टॉक में तो वो आपके एक्सपेंसेस को सीधे सीधे यहाँ पर हिट करता है। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक को अगर आपने मान लीजिए अंडर वैल्यू कर दिया, अंडर वैल्यू अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को किया, इसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट क्या हो गया, मैंने कहा था इनकम से रिलेटेड ही होता है, तो ये क्या होगा, ये आपके नेट प्रॉफिट को गिरा देगा। तो अगर इसने नेट प्रॉफिट को गिराया है तो आप क्या करो, वापस ऐड बैक कर दो जितना भी आपने अंडर वैल्यू किया हुआ है। उस अंडर वैल्यू करने का मतलब आपने कम चार्ज किया हुआ है। ठीक है, आपने उसकी वैल्यू को कम दिखा दिया। सपोज यहाँ पर उसकी एक्चुअल वैल्यू 10,000 थी, आपने 8,000 यहाँ पर दिखाया, तो 2,000 यानी कि आपने इसमें क्या किया, कम दिखाया है। तो 2,000 अगर आपने कम दिखाया तो इसका मतलब 2,000 रुपये से आपकी इनकम भी जो है वो क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। तो वापस ऐड करके 2,000 रुपये की इनकम को उसको बढ़ा दो आप। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, तो अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है यानी कि आपने एक्सपेंस को ज़्यादा चार्ज कर लिया। अगर आपने एक्सपेंस को ज़्यादा चार्ज किया है इसका मतलब नेट प्रॉफिट आपका क्या हो गया, गिर गया। एक्सपेंस को अगर ज़्यादा आप चार्ज करोगे तो आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट आपका गिर जाएगा। तो नेट प्रॉफिट अगर आपका गिर गया है फर्जी के लिए तो आप उसको वापस से क्या करो, बढ़ा दो। जितना भी आपने ओवर वैल्यू किया था उतनी वैल्यू से आप उसको बढ़ा दो, तो आपका ये हो गया। उसके बाद इसी से रिलेटेड देखिए इसमें ही फोर्थ पॉइंट है जहाँ पर आपको लेस करना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है कि आपने नेट प्रॉफिट को अपने बेकार में ही बढ़ा रखा है। तो अगर आपने बेकार में ही बढ़ा रखा है उसको तो क्या करोगे, कम कर दो। इस बार कम करने के लिए क्या करोगे, लेस कर दोगे आप। उसी तरीके से अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यू कर रहे हो ओपनिंग स्टॉक का, यानी कि आप क्या करो, एक्सपेंस को यहाँ पर कम दिखा रहे हो। अगर आपने एक्सपेंस को कम दिखाया इसका मतलब आपकी इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बेकार की जो इनकम आपने बढ़ा दी उसको क्या करोगे आप, लेस कर दो यहाँ पर। तो ये हो गया। इसके बाद बाकी के पॉइंट देख लेते हैं। देखें एक्सपेंसेस और लॉसेज अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे यहाँ पर क्या किया था हमने कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस और लॉसेज थे जो कि डिसअलाउड थे लेकिन हमने चार्ज कर लिया था तो हमने उनको ऐड कर दिया। यहाँ पर क्या है कि इनकम टैक्स ने अलाउ कर दिया है हमको कुछ एक्सपेंसेस और लॉसेज के लिए, लेकिन हमने उनको डेबिट किया ही नहीं। डेबिट करने का मतलब है कि हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड में इनको डाला ही नहीं, हमने अपने नेट प्रॉफिट से इनको डिडक्ट किया ही नहीं है। तो क्या करोगे आप, डिडक्ट कर दो, लेस कर दो। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिए क्या बोले, इनकम नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसी इनकम जो कि बिजनेस इनकम में आपके टैक्सेबल नहीं थी, पीजीबीपी हेड के अंदर में आपके टैक्सेबल नहीं थी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, लेकिन फिर भी आपने उसको उठा करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया क्योंकि आप अकाउंटिंग के हिसाब से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कर रहे थे। तो उसको आप क्या करोगे, रिमूव कर दो, निकाल के फेंक दो। निकाल के फेंकने के लिए आप क्या करोगे, लेस कर दोगे उसमें से। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए क्या बोला है, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऐसी कोई इनकम जो कि आपकी एग्जेम्प्ट थी टैक्स से ही, मतलब किसी भी हेड में वो मान लीजिए चार्ज नहीं हो रही थी या फिर पीजीबीपी के अंदर में ही चार्ज नहीं हो रही थी और उसको आपने क्रेडिट कर रखा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको भी आप क्या करोगे, रिमूव कर दो वहाँ से। रिमूव करने के लिए आप उसको लेस कर दो। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मतलब ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर आपका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इसमें आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करी, ठीक है। उसके बाद आपने इन सारे आइटम को यहाँ पर लेस कर दिया। तो ये जब लेस आप करोगे यहाँ पर तो आपको ये जो मिलेगा ये आपका होगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब देखिए अगर प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में भी सेम यही चीज़ बनती है, बस वहाँ पर क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं इसमें प्रोफेशन में। तो आपका एक्सपेंसेस वगैरह तो ऐसे ही आ जाएगा, इनकम भी आ जाएगी, ये एक्सपेंस भी आ जाएगा, बस ये ओवर वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक वाला ये चीज़ यहाँ पर हट जाएगी जब आप प्रोफेशन की बात करोगे, क्योंकि प्रोफेशन में क्या ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होगा आपका, ठीक है। उसी तरीके से लेस वाले में भी सेम यही चीज़ होगी आपकी। तो चाहे बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन हो, थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस होते हैं, लेकिन ओवरऑल फॉर्मेट आपका यही रहता है, चाहे बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन हो।
तो ये यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से असेसमेंट रूल आपके होते हैं और साथ में आपको किस तरीके से अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता है। अब आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फिर डिडक्शंस की बात यहाँ पर करने वाले हैं कि मतलब कौन कौन से डिडक्शन आपको अलाउ होंगे, कौन कौन से डिडक्शन आपको डिसअलाउड होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।